Hello everyone, welcome to the class number 8 of the chapter प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस। तो आज हम पढ़ेंगे और एक टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट गाइडलाइंस। तो हमने प्रोग्रामिंग यूजिंग आईडीई चैप्टर में जब पढ़ा था और उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में जब पढ़ा था तो वहां पे हमने कुछ सिंपल जीयूआई एप्लीकेशन डिजाइन किया था। तो एक सिंपल जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हो या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हो, तो अगर आप एक जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो वहां पे कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं। अगर वो गाइडलाइंस फॉलो करके आप जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो आपका जो जीयूआई एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है वो कम वक्त में हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या क्या गाइडलाइंस हैं जिसको हमें फॉलो करने से जीयूआई एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हमारे लिए इजी या फिर हमारे लिए आसान होगा। ओके, तो सम गुड जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट गाइडलाइंस आर, तो ऐसे क्या अच्छे मतलब कुछ अच्छे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करने से हमारा जीयूआई एप्लीकेशन का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर होगा, बेटर होगा, अट्रैक्टिव होगा और कम वक्त में हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट। जब हम एक जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो हम किस लिए डेवलप कर रहे हैं, पहले ये चीज हमें समझना जरूरी है। ओके, सपोज हमने जैसे कि स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए एक जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप किया था। सपोज आपको लार्जर नंबर फाइंड करने के लिए जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करना है। ओके, तो आपको किस चीज के लिए जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करना है पहले उस चीज को समझना है। ये है आपका फर्स्ट रूल और फर्स्ट गाइडलाइन। द सेकंड गाइडलाइन इज फाइंड आउट ऑल पॉसिबल इनपुट्स which are required to produce the desired result। उसके बाद हम क्या करते थे, डिजाइन एरिया में यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें कितना इनपुट्स यूजर से लेना है उस जिसकी वजह से हम यूजर को प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो वो हमें पहले फाइंड करना है कि हमें यूजर से कितना इनपुट लेना है। उसको डिसाइड करने के बाद क्या होगा कि उस हिसाब से हम यूजर से इनपुट लेके रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। सपोज मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मुझे एक जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करना है जहां पे दो नंबर्स यूजर इनपुट करेगा और दोनों में से कौन सा स्मॉलर नंबर है मुझे यूजर को फाइंड करके रिजल्ट प्रोवाइड करना है। तो यूजर से मुझे कितना इनपुट लेना है, दो। तो वैसे ही अगर आप कोई जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो जीयूआई एप्लीकेशन में यूजर से आपको कितना इनपुट लेना है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ये है आपका दूसरा गाइडलाइन। देन द थर्ड गाइडलाइन इज मेक श्योर दैट the user provides appropriate information with minimum efforts to avoid ambiguity in data। ओके, और जब हम जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना है कि कैसे जिस यूजर को हम एप्लीकेशन यूज करने के लिए दे रहे हैं वो यूजर को कैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे हमारा एप्लीकेशन, कैसे वो इजीली इनपुट दे सके, उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अगर वो इजीली इनपुट कर पाएगा तो जिसकी वजह से डाटा का जो एम्बिग्यूटी मतलब डाटा में गलती, डाटा इंसर्ट करते वक्त गलती होने की चांसेस जो है वो बहुत ही कम होगा यूजर के द्वारा। ओके, अगर आप एक एप्लीकेशन बनाओगे, वो एप्लीकेशन अगर इजीली यूजर समझ पाता है तो वो सारा चीज करेक्टली इनपुट करेगा, जिसकी वजह से डाटा एम्बिग्यूटी या फिर डाटा में मिस्टेक्स या फिर गलत डाटा इंसर्ट करने की कोई चांसेस ही नहीं होगा। पर अगर हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को अगर हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, वहां पे जीयूआई एप्लीकेशन का डिजाइनिंग को अगर हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो यूजर को डाटा इनपुट करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यही बोला है कि जीयूआई एप्लीकेशन जब हम डेवलप करते हैं तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि कैसे कम एफर्ट, कम मेहनत में यूजर क्या कर सके, हमारे जीयूआई एप्लीकेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ओके, तो ये कैसे हम कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाय अप्रोप्रिएटली डिसाइडिंग ऑन द वेरियस इनपुट कंपोनेंट्स। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जावा कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि जे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स, जे कॉम्बो बॉक्स, जे लिस्ट, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते थे जहां पे हमें क्या करना पड़ता था, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन से हम सिंगल ऑप्शन, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन से मोर देन वन ऑप्शन हम सिलेक्ट कर पाते थे। ओके, तो अगर हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा इजियर अगर बनाना चाहते हैं यूजर के लिए, तो हमें रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट, इन सारी चीजों का यूज क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट, इन सारे कंपोनेंट्स का, ताकि हमारा जीयूआई एप्लीकेशन आसान हो सके और यूजर इजीली इनपुट दे सके। ओके, हमें
एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में हम जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट फील्ड के यूज को और टेक्स्ट एरिया को यूज को अवॉइड कर सकें। ओके, मतलब यूजर से कुछ इनपुट ना हो, हम ऑप्शन दें, यूजर सिलेक्ट करे ऑप्शन को। ऐसा फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्रोवाइड करेंगे हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, तो वहां पे डाटा एम्बिग्युइटी होने का चांसेस बहुत जो कम हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? तो वही बोला है, व्हेनेवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल होता है, अवॉइड करने की कोशिश करें टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया का यूज को। ओके, जो कि यूजर से इनपुट लेता है। तो जिसकी वजह से जितना कम यूज करेंगे हम टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया, उतना कम एम्बिग्युइटी होगा हमारे डाटा इंसर्ट में या फिर यूजर डाटा इंसर्ट करते वक्त। ओके, देन अनदर गाइडलाइन इज, हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर हम एक बेटर जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो वहां पे रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट, इन सारी चीजों का यूज होना ज्यादा जरूरी है। ओके, ये सारी चीजों को जितना ज्यादा यूज करेंगे हमारा जीयूआई एप्लीकेशन उतना ज्यादा ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और यूजर के लिए डाटा इनपुट करने में उतना आसान भी होगा। तो रेडियो बटन कंपोनेंट को हम कब यूज करते हैं? जब यूजर को मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, तो वहां पे हम यूजर को रेडियो बटन्स कंपोनेंट यूज करके क्या कर सकते हैं? इनपुट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। रेडियो बटन्स शुड बी यूज्ड whenever one of the option out of limited number of known set of options are required to be taken from the user. ओके, रेडियो बटन हम तब यूज करते हैं जब यूजर को एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन में से। ओके, तो वहां पे जरूरत पड़ता है जिस तरह के कंपोनेंट को, उसी तरह के कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो बटन। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्टिंग जेंडर, जैसे कि जेंडर सिलेक्शन में मेल या फिर फीमेल, जैसे कि मैरिटल सिलेक्शन में सिंगल या फिर मैरिड। तो ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी अगर हम यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम रेडियो बटन कंपोनेंट को। ओके, देन अनदर गाइडलाइन इज चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स को हम कब यूज करते हैं और चेक बॉक्स को कहाँ यूज करते हैं? सपोज कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, 15 या फिर 17 कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से मुझे 5 या 6 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से अगर लिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस में से अगर हम मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर यूजर को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहां पे हम जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स शुड बी यूज्ड व्हेनेवर मल्टीपल ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड, जहां पे यूजर को मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। कहां से? फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ नोन सेट ऑफ ऑप्शंस। हमने एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन दिया है, उसमें से अगर मल्टीपल ऑप्शन यूजर को सिलेक्ट करने हैं तो वहां पे हम जिस तरह के कंपोनेंट यूज करके यूजर को इस तरह का सर्विस या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के कंपोनेंट को हम बोलते हैं चेकबॉक्स कंपोनेंट। ओके, फॉर एग्जांपल, फॉर सिलेक्टिंग मल्टीपल सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में सपोज आपको 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आईटी, बायोलॉजी, इंग्लिश, एमआईएल ऐसे सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपको मैथ, आईटी, बायोलॉजी से कोई दो सिलेक्ट करना है। तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शन में से अगर आप मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो वहां पे हम यूज करेंगे चेकबॉक्स को। ओके, या फिर हॉबीज वाला कोई ऑप्शन है, वहां पे यूजर को हॉबीज वाला ऑप्शन दिया गया है, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डिबेटिंग, इसमें से आपका हॉबीज कौन सा है? ओके, तो वहां पे मोर देन वन हॉबीज को सिलेक्ट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं चेकबॉक्स कंपोनेंट को। तो अभी आते हैं और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में, जैसे कि कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स हम कब यूज करते हैं? कॉम्बो बॉक्स का यूज कब होता है और कॉम्बो बॉक्स हम कहां पे यूज करते हैं? जैसे कि कॉलेज नेम सिलेक्शन, स्टेट सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन, वहां पे हम यूज करते हैं कॉम्बो बॉक्स को। तो कॉम्बो बॉक्स हम क्या कर सकते हैं? एट ए टाइम ओनली वन ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि रेडियो बटन में क्या होता था? रेडियो बटन में भी हम मल्टीपल ऑप्शंस में से वन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, पर सपोज जैसे कि कॉलेज का नाम या फिर स्टेट का नाम, जैसे कि हम ओडिशा में हैं, तो ऐसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया में कितना स्टेट्स हैं? 30। तो अगर मैं 30 स्टेट्स को रेडियो बटन के हिसाब से ऑप्शन दूंगा तो 30 तो रेडियो बटन मुझे यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मेरा जीयूआई एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो उसके जगह पे अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस में से सिर्फ अगर सिंगल ऑप्शन को मुझे सिलेक्ट करना है, तो वहां पे मैं जिस कंपोनेंट को यूज करूंगा मेरे जीयूआई एप्लीकेशन में, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। कॉम्बो बॉक्स शुड बी यूज्ड व्हेनेवर ओनली वन ऑप्शन from a large number of known set of option is required to be taken.
फ्रॉम द यूजर, जहां पे यूजर को हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के कंपोनेंट को, उस तरह के कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। जैसे कि सिलेक्टिंग स्टेट, सिलेक्टिंग कॉलेज, कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना, स्टेट का नाम सिलेक्ट करना। जैसे कॉलेज का नाम, सो कॉलेज का नाम है, तो इसको हम रेडियो बटन देके सो कॉलेज का नाम दे सकते हैं क्या? नहीं। तो वहां पे सो कॉलेज के नाम को कम स्पेस रिजर्व करके जिस कंपोनेंट के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरह के कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट। ओके, देन अनदर कंपोनेंट इज लिस्ट। इस कंपोनेंट को हम कब यूज करते हैं? जैसे कि हम चेकबॉक्स कंपोनेंट को क्यों यूज करते हैं? टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन एट ए टाइम फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शन। एक गिवन सेट ऑफ ऑप्शन है, उसमें से अगर हम मोर देन वन ऑप्शन एट ए टाइम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं चेकबॉक्स कंपोनेंट को। पर अगर ऐसा है कि 50 या फिर 60 या फिर 70 ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस को हम चेकबॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में? बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा जीयूआई एप्लीकेशन, जिसकी वजह से यूजर को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा हमारा जीयूआई एप्लीकेशन। तो वहां पे हम चेकबॉक्स को यूज करते हैं। जैसे कि 5 ऑप्शन देने हैं या फिर 7 ऑप्शन देने हैं, वहां से कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं यूजर को, तो वहां पे हम इस कर सकते हैं चेकबॉक्स को। पर अगर हमें 20 या फिर 30 या फिर 40 या फिर 50 ऑप्शन हमें देने हैं, वहां से यूजर को मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो वहां पे हम तो चेकबॉक्स यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे हम यूज करेंगे लिस्ट कंपोनेंट को, जो कि हमें मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से मोर देन वन ऑप्शन एट ए टाइम सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और जहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा हो। ओके, वही बोला है list should be used whenever multiple options are required to be selected from a large number of known set of options। बहुत सारे ऑप्शंस जहां पे हैं, 50 60 70 80 ऑप्शंस जहां पे हैं, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस में से मोर देन वन ऑप्शन को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे यूजर को हम जिस तरह के कंपोनेंट को यूज करते हैं, उस तरह के कंपोनेंट को हम बोलते हैं लिस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल selecting multiple subjects from a menu or list containing 7 or more number of subjects। ओके, सपोज एक लिस्ट है जहां पे 7 या फिर 7 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, वहां से मोर देन वन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है यूजर को, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं लिस्ट कंपोनेंट को यूजर को इनपुट देने के लिए या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। ओके, इट इज एडवाइजेबल टू यूज, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ये सीखा कि अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको कि हम रेडियो बटन या फिर चेकबॉक्स में अगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो रेडियो बटन में अगर हम ऑप्शन को सिलेक्ट मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अगर बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉम्बो बॉक्स को। और अगर चेकबॉक्स में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन यूजर को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं लिस्ट को। ओके, वही बोला है, इट इज एडवाइजेबल टू यूज लिस्ट एंड कॉम्बो बॉक्स व्हेन देयर आर टू मेनी ऑप्शंस एज दे हेल्प सेव स्पेस। जहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वहां पे अगर हम रेडियो बटन चेकबॉक्स यूज करके सारे ऑप्शंस को देंगे, तो बहुत ज्यादा स्पेस रिजर्व कर लेगा हमारे जीओ एप्लीकेशन में, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट दिखेगा, और डिजाइनिंग में भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर उसके जगह पे अगर हम लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स को यूज कर लें, तो वो बहुत ही कम स्पेस रिजर्व करेगा, फर्स्ट थिंग, और सेकंड, और बहुत ही इजीली यूजर इनपुट भी कर पाएगा उसको यूज करके। वही बोला है, इट इज एडवाइजेबल टू यूज लिस्ट एंड कॉम्बो बॉक्स व्हेन देयर आर टू मेनी ऑप्शंस एज दे हेल्प सेव स्पेस। अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वहां पे एडवाइजेबल ये है, एडवाइस ये है कि लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स को यूज करो, जिसकी वजह से हमारा स्पेस भी कम हो जाएगा और उसके जगह पे कॉम्प्लिकेटेड भी कम होगा। अगर हम रेडियो बटन और चेकबॉक्स को यूज करके बहुत सारे ऑप्शंस को डिजाइन करेंगे, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और ज्यादा स्पेस भी रिजर्व करेगा। उसके कंपैरिजन में अगर हम लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट को यूज कर लें, तो स्पेस भी कम रिजर्व करेगा और कम डिफिकल्ट भी होगा। ओके, उसके बाद आते हैं ऑप्शन इन ए लिस्ट और ए कॉम्बो बॉक्स में भी डिस्प्लेड। मतलब जो हम कॉम्बो बॉक्स या फिर लिस्ट यूज करते हैं, तो वहां पे हम जो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिस ऑप्शन से यूजर कॉम्बो बॉक्स से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा और लिस्ट से मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ओके, जिसकी वजह से यूजर को सिलेक्ट करना आसान होता है। ए के बाद बी, ए लेटर से शुरू हुआ वाला ऑप्शन पहले, बी लेटर से शुरू हुआ वाला ऑप्शन उसके बाद, उस फॉर्म में ऑटोमेटिकली वो अरेंज होके होता है। और
जिस ऑप्शन को लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं उस फॉर्म में होता है। जैसे कि आप कॉलेज का नेम आप सिलेक्ट करते होगे या फिर स्टेट का नाम आप सिलेक्ट करते होगे, तो वहां पे आप देखे होगे बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ओके, तो आपको पता है ओडिशा, ओडिशा कहाँ पे आना है, तो आप सीधा नीचे चले गए ओ के पास और ओ में ओडिशा आपको मिल गया, तुरंत सिलेक्ट कर दिए। ओके, तो वैसे ही कॉलेज नेम सिलेक्ट के वक्त सपोज आपका कॉलेज का नाम जी से शुरू है, तो आपको पता है जी के पास चले जाना है स्क्रॉल कर करके, और जी की जो ऑप्शन है वहां पे आपको डायरेक्टली सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यूजर को ऑप्शन सिलेक्ट करने में ज्यादा आसान होता है। ओके, देन another guideline is it is advisable to use appropriate labels for each input and output options to help the user to correctly interpret them। जैसे कि सपोज हमने एक जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप किया है, वहां पे मुझे यूजर से नेम एक्सेप्ट करना है, यूजर से मुझे एड्रेस एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो नेम एड्रेस ये क्या है, ये है लेबल, जिसको हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग जे लेबल कंपोनेंट ओके ऑफ द जावा स्विंग पैकेज। ओके, तो ये जो लेबल हम देते हैं यहाँ पे, ये लेबल प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिसकी वजह से यूजर को पता चल सके कि कहाँ पे यूजर को क्या इनपुट करना है, कहाँ पे यूजर को क्या आउटपुट मिलना है, उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सके, उसको प्रॉपरली वो समझ सके। इसी हिसाब से हमारा लेबल का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, देन another guideline is while writing the code, जब हम जीयूआई एप्लीकेशन के लिए बटन्स जे बटन लेके जे बटन में जब हम कोडिंग करते हैं, तो वहां पे हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, वेरिएबल्स का नाम ऐसे ए बी सी ऐसे ना लेके एक मीनिंगफुल नेम आप वहां पे यूज करो। जैसे कि एग्जांपल आपको एक दिया गया है, देख सकते हो आप। जैसे कि सपोज आपको टोटल मार्क कहीं पे स्टोर करना है, एक वेरिएबल में आपको टोटल मार्क स्टोर करना है, तो वहां पे आप वेरिएबल का नाम ले लो टोटल, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि वेरिएबल हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर आप वहां पे लिख दोगे क्या, वहां पे अगर आप लिख दोगे टी, तो किसी को समझ आएगा, नहीं आएगा। तो मीनिंगफुल वेरिएबल नेम यूज करना बहुत जरूरी है आपके प्रोग्राम को ज्यादा रीडेबल, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और ज्यादा प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखने के लिए इजीली। ओके, समझ आ गया। देन अनदर गाइडलाइन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम कहां पे यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जहां पे हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, वो कंडीशन अगर सही होगा तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स में जो कंडीशन, वो एल्स में जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब हमारा जो कोडिंग है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, जो कि कंडीशन को बेस करके क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट शुड बी प्रीफर्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। जहां पे प्रोग्राम में हम एक कंडीशन को बेस करके हमारे प्रोग्राम के जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, स्विच स्ट्रक्चर या फिर स्विच स्टेटमेंट हम कहां पे यूज करते हैं, जब हमें एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है कोई भी एक वैल्यू को कंपेयर करके। जैसे कि एक वेरिएबल हमने लिया, उस वेरिएबल में वैल्यू, यूजर को हमने अलाउ किया वैल्यू इनपुट करने के लिए, और हमने खुद से कुछ वैल्यू डिफाइन किया। तो जो यूजर ने इनपुट किया उस वैल्यू को हमारे वैल्यू के साथ वन बाय वन हम कंपेयर करेंगे। तो जहां पे वैल्यू मैच होगा उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इस तरह के टेक्निक को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के स्ट्रक्चर को, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्विच स्ट्रक्चर या फिर स्विच स्टेटमेंट। ओके, और अगर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट को। तो तीन तरह के लूपिंग स्टेटमेंट है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता है कि हमारा रिपीटेशन हमें कितना बार करना है। ओके, फॉर रिपीटिंग द कोड ए नोन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब हमें अगर पता है कि मुझे 10 बार मेरे कोड को रिपीट करना है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मुझे 10 बार रिपीट करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे फॉर लूप को। फॉर लूप इज द बेस्ट चॉइस फॉर दैट, जहां पे हमें पता है कि कितना बार हमारे प्रोग्राम को रिपीट करना है। और जब हमें पता ही नहीं कि हमारा प्रोग्राम कितना बार एग्जीक्यूट होना है, हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कितना बार रिपीट होना है, जब हमें पता नहीं है, तो वहां पे हम यूज करेंगे व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप को। वही बोला है, when the number of iteration is not pre-known, iteration means number of repetition, okay, iteration means repetition। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना बार होना है जब हमें पता नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप को। ओके, तो नेक्स्ट गाइडलाइन इज
यूज अप्रोप्रिएट कमेंट्स। कमेंट हम क्यों यूज करते हैं कि कमेंट हम जो भी यूज करते हैं वो प्रोग्राम में काउंट नहीं होता। कमेंट हम यूज करते हैं, कमेंट सिर्फ प्रोग्रामर खुद के लिए यूज करता है, ताकि बाद में अगर खुद ही वो प्रोग्राम को देखे तो कौन से स्टेटमेंट को कहां पे क्यों यूज किया है, अगर वो कमेंट सेक्शन में लिखता है तो उसको खुद को बाद में इजीली समझ आ जाएगा कि हाँ, मैंने इस वेरिएबल को इस काम के लिए यूज किया, मैंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे इसके लिए लिखा है। तो वहां पे वो कमेंट दे सकता है। प्रॉपर कमेंट अगर देगा वो, उसको बाद में क्या होगा कि वो खुद ही समझ पाएगा कि मैंने कहाँ पे कौन से स्टेटमेंट को क्यों यूज किया। इसीलिए हम यूज करते हैं कमेंट को। कमेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम हम जब कर रहे हैं तो वहां पे उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कि हमने कौन से स्टेटमेंट को, कौन से इंस्ट्रक्शन को क्यों यूज किया है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं कमेंट को। कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द वेरियस कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम, देयरबाय मेकिंग द प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर द यूजर। सपोज हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है, तो वहां पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, तो वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देना चाहते हैं, कोई अगर हमारा प्रोग्राम दिखे, वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अगर आता है वो समझ नहीं पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो इजीली समझ पाए, इसीलिए हम वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन दे दें। तो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम यूज करते हैं कमेंट सेक्शन को। वहां पे हम कमेंट सेक्शन में उसका एक्सप्लेनेशन अगर लिखेंगे तो वो प्रोग्राम में उसका कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, वो प्रोग्राम में उसका कोई भी पार्ट नहीं है। उसका बस काम इतना है कि अगर कोई हमारी कोडिंग को देख रहा है, अगर उसको कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है, वहां पे अगर हमने कमेंट सेक्शन में उसको एक्सप्लेन किया है, तो कमेंट सेक्शन में उसको देख के वो इजीली क्या कर सकता है, हमारे प्रोग्राम को आसान तरीके से समझ सकता है। तो जावा में अगर हम सिंगल लाइन जीयूआई, जावा में अगर जीयूआई एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं और हमें अगर सिंगल लाइन कमेंट देना है, एक ही लाइन वाला कमेंट अगर देना है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे ऐसे दिए, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी। ओके, ये एक क्या है हमारा ऑपरेशन है, c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सपोज ये कोई एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, द वैल्यू, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन इसका कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ a will be added to the value of b and assigned to c। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट का काम क्या है, ये स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है। वहां पे मैंने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ ए विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ बी एंड असाइन टू सी। ए का वैल्यू बी के साथ ऐड हो जाएगा और सी को असाइन कर लेगा उसको। ओके, तो अगर कोई नया नया कोडिंग कर रहा है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड होगा समझने में, तो कमेंट सेक्शन में अगर हम उसका एक्सप्लेनेशन दे दें तो उसको समझने में क्या होगा, आसानी होगी। तो अगर हमें सिंगल लाइन ऑफ कमेंट देना है, एक ही लाइन में अगर कुछ कमेंट देना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। ओके, और अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन ऑफ कमेंट देना है तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, जैसे कि सिंगल लाइन ऑफ कमेंट अगर देना है तो वहां पे ऐसे डबल स्लैश और उसके बाद सिंगल लाइन में लिखना है। और अगर आपको मल्टीपल नंबर लाइन ऑफ कमेंट देना है तो वहां पे आपको शुरू करना है आपका कमेंट पहले स्लैश एस्ट्रिक से, उसके बाद जो कमेंट आपको लिखना है मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन लिख सकते हो, जहां पे आपका कमेंट खत्म होगा वहां पे फिर से एस्ट्रिक सिंबल और फिर वहां पे स्लैश क्लोज। ओके, तो ऐसे हम कमेंट सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में कोडिंग करते वक्त हर एक स्टेटमेंट को। ओके, नेक्स्ट गाइडलाइन इज insert blank lines and blank spaces where necessary to separate logical group of statements। ओके, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं int a। ओके, और एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने लिया int a b c, और यहाँ पे a का वैल्यू मैंने लिया 5, b का वैल्यू लिया मैंने 10, और उसके बाद लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे नीचे नीचे मैंने क्या किया, ब्लैंक स्पेस दे के नीचे 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 लिखा। अगर मैं इसको एक लाइन में ही लिख दूं, int a b c सेमीकोलन a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू a प्लस b, होगा एक लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी होगा। पर इसको पढ़ने में क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। बाद में अगर हम खुद के कोड को ही देखेंगे हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो इसीलिए जहां पे ब्लैंक स्पेस ब्लैंक लाइंस की जरूरत है, वहां पे ब्लैंक स्पेस ब्लैंक लाइन को यूज करके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सेपरेट करके प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर इंडेंटेशन मस्ट बी यूज्ड टू हाईलाइट नेस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक इफ, स्विच, लूप्स। मतलब जैसे कि इंडेंटेशन मतलब क्या, इंडेंटेशन मतलब जैसे कि हम कोडिंग करते वक्त क्या करते हैं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिया इफ एल्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं
उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और कंडीशन यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है थोड़ा अंदर हम लिखते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस देके उसके अंदर हम फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि इफ लिखे, इफ के नीचे हमने ओपन किया कर्ली ब्रेसेस और थोड़ा यहाँ पे हमने स्पेस लिया और स्पेस लेने के बाद यहाँ पे हमने हमारे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया, फिर वहां पे बैक आके फिर यहाँ पे हमारे कर्ली ब्रेसेस को हमने क्लोज किया। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर इंडेंटेशन। प्रॉपर इंडेंटेशन मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। जैसे कि हम प्रोग्राम में जैसे कि सपोज आप यूज कर रहे हो यहाँ पे स्विच केस, ओके, तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे यूज करोगे केस, ओके, तो केस 1 आपने लिखा, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेटमेंट को थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे थोड़ा स्पेस दोगे और यहाँ पे लिखोगे, फिर केस 2 यहाँ पे फिर लिखोगे इसके बराबर, और उसके बाद फिर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करोगे इसके बराबर। तो यहाँ पे हम जो एक प्रॉपर स्टाइल प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट को, हमारे स्टेटमेंट को, हमारे कोडिंग के अंदर, उसको बोलते हैं क्या, प्रॉपर इंडेंटेशन। ओके, उसके बाद अवॉइड यूजिंग फ्री फॉर्मेटिंग स्टाइल। फ्री फॉर्मेटिंग स्टाइल मतलब क्या, थोड़ी देर पहले मैंने बोला, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिया इंट a, b, c, सेमीकोलन, a इक्वल्स टू 5, सेमीकोलन, b इक्वल्स टू 10, सेमीकोलन, c इक्वल्स टू a प्लस b। इसको बोलते हैं फ्री फॉर्मेटिंग स्टाइल। फ्री फॉर्मेटिंग स्टाइल मतलब एक ही लाइन में सारा चीज रिप्रेजेंट कर देना, सेम लाइन में मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं हम फ्री फॉर्मेटिंग स्टाइल। ओके, इन जावा we can type any number of statements in the same line separated by a semicolon। एक सेमीकोलन यूज करके हम सेपरेट करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को, जैसे कि 1 2 3 4, मैंने एक ही लाइन में 4 स्टेटमेंट क्या किया, रिप्रेजेंट किया सेमीकोलन के द्वारा सेपरेट करके। तो इजीली हमारा जावा प्रोग्राम सपोर्ट भी करता है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के स्टाइल को हम बोलते हैं फ्री फॉर्मेटिंग स्टाइल। पर जब हम इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम जब हम रीड करेंगे बाद में, तो हमें खुद ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, और एग्जीक्यूशन करते वक्त, डिबग करते वक्त भी हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एरर फाइंड करने में। तो इसके लिए फ्री फॉर्मेटिंग स्टाइल को अवॉइड करके हमें प्रॉपर ब्लैंक स्पेस, प्रॉपर लाइंस, ब्लैंक लाइंस यूज करके, प्रॉपर इंडेंटेशन यूज करके हमें क्या करना है कि प्रॉपर वे में उसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि रीडेबल हो सके, रीड कर सके हम इजीली हमारे प्रोग्राम को, और डिबगिंग करते वक्त, प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करते वक्त अगर कुछ एरर आता है तो इजीली आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व जैसे कर सकें, उस वे में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद द एप्लीकेशन मस्ट बी रिलायबल। एप्लीकेशन हमारा जो है वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस लाइक रॉन्ग इनपुट और नो इनपुट। जैसे कि हमने एक जीयूआई एप्लीकेशन दिया, आप जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहां पे अगर आप कोई बॉक्स छोड़ देते हो जिस बॉक्स में आपको इनपुट देना कंपलसरी है, तो वहां पे वो आपको बोलता है वहां पे इनपुट देना जरूरी है। जैसे कि आपको कहीं पे मेल आईडी मांग रहा है, वहां पे आपने मेल आईडी नहीं दिया है या फिर गलत मेल आईडी दिया है, वो आपको बताएगा यहाँ पे आपने जो मेल आईडी दिया है वो गलत मेल आईडी दिया है, या फिर आपने यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया है वो मेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन रिलायबल होना चाहिए। कहीं पे अगर यूजर कुछ गलत इनपुट दे देता है तो यूजर को वो एरर मैसेज दिखाना चाहिए कि यहाँ पे आपने गलत इंफॉर्मेशन इनपुट किया है, आप सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करो। ओके, then the application should be portable। portable means it should be able to run on different platform। मतलब जैसे कि हम कोई एक जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो वो पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब वो मोबाइल में, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर्स में, हर तरह के कंप्यूटर्स में इजीली क्या होना चाहिए, इजीली एग्जीक्यूट हो पाना चाहिए, इजीली रन हो पाना चाहिए, और इजीली सारे यूजर्स हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर तरह के मोबाइल्स में, हर तरह के कंप्यूटर्स में यूज कर पाना चाहिए हमारा जीयूआई एप्लीकेशन। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस। इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके अगर आप एक जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो आपका जीयूआई एप्लीकेशन एक बेटर, एक प्रॉपर, एक अट्रैक्टिव और ज्यादा इजियर जीयूआई एप्लीकेशन होगा, जो कि यूजर को यूज करने में आसान होगा। ओके, समझ आ गया? तो आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट गाइडलाइंस के बारे में। एक जीयूआई एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, ऐसे कुछ गाइडलाइंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।